my YouTube channel, The Physics विज्ञान। स्टूडेंट्स, हमने अपने मोशन चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में मोशन को समझा था और इम्पॉर्टेंट टर्म्स लाइक स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और आफ्टर दैट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझा था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, पहले वो वीडियो को देख लें ताकि ये वीडियो आपको आगे अच्छे से समझ आ सके। इस वीडियो में हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन को जब स्टडी करा था तो मैंने आपको बोला था कि बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। जनरली बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है, स्लोली उसकी स्पीड इंक्रीज करती है और अगर उसके रास्ते में कोई क्राउडेड रोड आ जाए, कोई ट्रैफिक सिग्नल आ जाए तो अपनी वेलोसिटी डिक्रीज करनी पड़ सकती है। तो बॉडी को मोशन के दौरान कभी अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करनी पड़ सकती है या कभी डिक्रीज करनी पड़ सकती है। दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसको मैं आपको बहुत ही एक जनरल एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो आप किसी पार्टी में गए, वहाँ पे एक स्लो मोशन सा सॉन्ग लगा हुआ है और आप स्लो सा डांस कर रहे हो, तभी कोई फुल जोश वाला सॉन्ग लग गया तो आप क्या करोगे, डांस तेज तेज करना स्टार्ट कर दोगे। तो जो आपने वो स्लो मोशन से अपना तेज तेज डांस करना स्टार्ट करा, एकदम से बीट पकड़ी, उसको मैं क्या बोलूँगी, आपने खुद को एक्सेलरेट कर लिया। सिमिलरली जब बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तो हम उसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म देते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। जैसे कि यहाँ पे वेलोसिटी बॉडी की टाइम 0 पे थी u और टाइम t पर हो गई v, तो बॉडी की वेलोसिटी में चेंज क्या हुआ, v माइनस u, और उसको इतनी वेलोसिटी चेंज करने में टाइम कितना लगा, t। तो मैं एक्सेलरेशन को क्या लिख सकती हूँ, v माइनस यू अपॉन टी। नाउ मेरी एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब मेरी जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही है, मीन्स वेलोसिटी बॉडी की इंक्रीज कर रही है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब जो मेरी एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मीन्स वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। नाउ जिस मोशन में बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है, दैट इज इंक्रीज या डिक्रीज होती है, उस मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। और इसमें हमारे पास फर्दर दो टाइप्स हैं, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होएगा, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में बॉडी की वेलोसिटी इक्वल इंटरवल से इंक्रीज या डिक्रीज होएगी। इसको हम इस एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। जैसे देखिए, बॉडी को a एक्सेलरेशन मिली, यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, सो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। आप डॉट्स में देख सकते हैं कि डिस्टेंस क्या है, इक्वली इंक्रीज हो रहा है, मीन्स बॉडी की वेलोसिटी हर एक इंटरवल में इक्वली इंक्रीज हो रही है। फाइन, तो ये हमारे पास एग्जांपल है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। नाउ बॉडी की वेलोसिटी हमने नेगेटिव एक्सेलरेशन दी। नाउ यहाँ पे क्या है, बॉडी की वेलोसिटी 5 है और हमने यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन दी। इसका क्या मतलब, बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज होएगी। लेट्स सी इट। सो आप देख सकते हैं बॉडी की वेलोसिटी क्या है, कार की डिक्रीज कर रही है, तो एक पॉइंट पे आके बॉडी क्या है, स्टॉप कर गई, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। ये यहाँ पे हमारी नेगेटिव एक्सेलरेशन की एग्जांपल थी। अगेन यहाँ पे दो किसी भी डॉट्स जो कि इंटरवल को रिप्रेजेंट करें, उनमें जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज यूनिफॉर्मली हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हमारी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होएगा, इक्वल इंटरवल्स में बॉडी की वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होएगी, अनइक्वली इंक्रीज होएगी या डिक्रीज होएगी। जैसे कि आप यहाँ पे एक बॉय देख सकते हैं जो कि स्ट्रेट रोड पे रन कर रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम, यहाँ पे हमने 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल्स लिए हैं। तो पहले टाइम तो पहले 1 सेकेंड के इंटरवल में बॉडी की वेलोसिटी 0 से 1 मीटर पर सेकेंड तक इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ, 1 मीटर पर सेकेंड का, कितने, 1 सेकेंड में। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, दैट इज 1/1।
सो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूसरे टाइम इंटरवल में क्या हुआ, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ 4 मीटर का। सो एक्सेलरेशन क्या होगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो पहले 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन थी और सेकेंड इंटरवल में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गई। मीन्स जो हमारी एक्सेलरेशन है वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट नहीं रह रही। तो ये हमारे पास एग्जांपल होती है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। नेक्स्ट अभी हमारे पास है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने मोशन को जितना स्टडी करा है अब हम उनको ग्राफ्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले, ताकि आपको आगे टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो, तो मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ्स का आइडिया दे देती हूँ। ग्राफ्स में यहाँ पे हम लाइन ग्राफ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता ही होएगा कि इस एक्सिस को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। फाइन, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, जो हमारे मोशन के केस में क्या होएगा टाइम। फाइन, और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, डिस्टेंस। अभी क्या होता है कि टाइम के साथ साथ बॉडी की डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी या स्पीड चेंज होती है। तो यहाँ पे हमारा टाइम क्या हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम एक्स एक्सिस पे लेंगे, और वेलोसिटी, स्पीड, ये क्या हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इनको हम वाई एक्सिस पे लेंगे और ग्राफ्स को स्टडी करेंगे। आई होप आपको इतना क्लियर है। पहला हमारे पास है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम बॉडी की पोजीशन में टाइम के विद रिस्पेक्ट जो चेंज आता है उसको हम ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। और क्योंकि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ले रहे हैं तो हम एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो हमारे पास यहाँ है टाइम, इसको हम एसआई यूनिट सेकंड में ले रहे हैं। यूनिट्स का आपने ध्यान रखना है और हमेशा साथ में मेंशन करना है। और वाई एक्सिस पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं जो कि है हमारे पास डिस्टेंस, जिसकी यूनिट हमने यहाँ पे मीटर ली है। फर्स्ट हमारे पास है व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। वेलोसिटी ऑफ जीरो का क्या मतलब कि बॉडी की पोजीशन है जो उसमें टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल से बॉडी, यहाँ पे मैं इसको रेफरेंस पॉइंट ले रही हूँ, यहाँ से 5 मीटर पर थी एट टाइम 0 सेकेंड। अभी टाइम तो नहीं रुकने वाला ना, तो टाइम तो चलता जाएगा। 5 सेकेंड हो गया तो भी बॉडी यहाँ पर ही रही, ठीक है। अभी टाइम 10 सेकेंड हो गया, फिर मैंने नोटिस करा बॉडी यहीं पर ही है, तो बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही, तो आई कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 मीटर पर सेकेंड। अभी सेम इंफॉर्मेशन जो इस टेबल में गिवन है इसको हम ग्राफ की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे। सो लेट्स सी हाउ। तो इस टेबल में हमें क्या गिवन है कि 0 सेकेंड पर बॉडी क्या थी 5 मीटर पर थी, और टाइम इंक्रीज हो रहा है, 2 सेकेंड हुआ फिर भी बॉडी वहाँ पर ही थी 5 मीटर पर। 4 सेकेंड हो गया, 6, 8, 10, 12 सेकेंड, टाइम इंक्रीज कर रहा है लेकिन बॉडी की जो पोजीशन है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। अभी इसको हम ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट देखिए आप, पहले 0 सेकेंड जब टाइम क्या था हमारा 0, यहाँ पे टाइम एक्सिस है तो 0 कहाँ पे है यहाँ पे, तो बॉडी कहाँ पे थी 5 पर, 5 मीटर पर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिस्टेंस वाली एक्सिस पर 5 कहाँ है यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्क कर देंगे। अगेन टाइम जब 2 सेकेंड हो गया तो हम इसके पैरेलल जाएंगे तो देखेंगे 5 कहाँ पे है यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट मार्क कर देंगे। सिमिलरली 4 सेकेंड पर भी बॉडी यहाँ 5 पर ही थी, 6 पर भी, 8 पर भी, 12 पर भी, और 12 सेकेंड पर भी बॉडी कहाँ पे थी 5 मीटर पर ही थी। तो अगर मैं यहाँ पे इन सभी पॉइंट्स को मिलाऊं देन आई विल गेट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जब वेलोसिटी व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0 मीटर पर सेकेंड, तो इट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होएगा, इसको मैं एस के साथ लिख देती हूँ, will be parallel to x एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट को समझने के लिए हमें पहले स्लोप को समझना पड़ेगा। सो लेट्स सी दिस। स्लोप के लिए मैंने यहाँ पे
एक्स एक्सिस लिया है, यहाँ पे वाई एक्सिस लिया है और यहाँ पे एक ट्राइंगल लिया है, जिस ट्राइंगल ओ बी ए, और यू कैन से ट्राइंगल ओ ए बी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है, ओ बी क्या है, बेस है, और ओ ए क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो हमें पता है कि जो ये लाइन है ओ ए, इसकी स्लोप जो ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन की स्लोप क्या होती है, हमेशा टेन थीटा के इक्वल, और टेन थीटा हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमें कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये बाई एक्सिस के पैरेलल है, तो जितना यहाँ पे पॉइंट आएगा तो मैं बोल सकती हूँ इसका मुझे पता वाई एक्सिस से लगेगा, और बेस मेरा कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे, तो इसका मुझे डाटा कहाँ से मिलेगा, एक्स एक्सिस पे। तो मैं टेन थीटा को वाई अपॉन एक्स, इसको स्लोप लिख सकती हूँ। अभी आपने क्या समझना है कि देखो, कोई भी लाइन है मेरे पास, ठीक है, अगेन ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अगर मेरी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, तो इसका ये एंगल क्या हो गया, यही एक्स एक्सिस है, यही मतलब ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये वाला जो एंगल मेरा यहाँ पे थीटा था, तो इन दिस केस मेरा थीटा क्या हो गया, जीरो। तो स्लोप क्या हो गई मेरी, जो कि टेन थीटा होता है, तो यहाँ पे थीटा हमारे पास क्या है, टेन जीरो डिग्री, और हमें पता है टेन जीरो क्या होता है, जीरो। तो मेरे पास स्लोप क्या आ गई, जीरो। तो कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस पे पैरेलल होएगी उसकी स्लोप हमेशा जीरो होएगी। अभी जो हमने ये स्लोप का कंसेप्ट सीखा उसको यूज कैसे करना है उसको समझते हैं। जो ये वाला हम पोजीशन टाइम ग्राफ स्टडी कर रहे थे उसमें भी क्या है हमारे पास, सेम जो ये वाली लाइन आई पैरेलल टू एक्स एक्सिस आई। वी नो वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एस अपॉन टी। और स्लोप हमारे पास मैंने अभी आपको बताया टेन थीटा होती है, वाई अपॉन एक्स। यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम। तो मैं लिख सकती हूँ इसको एस अपॉन टी। और यहाँ पे आपने ये भी ध्यान रखना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस ले रही हूँ तो मुझे यहाँ पे स्पीड मिलेगी, और अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ले रही हूँ तो सेम ग्राफ से मुझे वेलोसिटी मिलेगी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फाइन। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये वाली इक्वेशन को 1 मार्क कर दूं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं इसको v बोल सकती हूँ ना। तो मुझे पता चल गया कि पोजीशन टाइम ग्राफ में मुझे स्लोप से वेलोसिटी मिलती है, फाइन। तो यहाँ पे मेरा क्योंकि ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो मैंने आपको अभी बताया कि जिस लाइन की, जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी स्लोप क्या होती है, जीरो। तो यहाँ पे मेरी वेलोसिटी क्या आ गई, जीरो। तो हमने दोनों तरह से समझ लिया। पहले हमने क्या समझा कि जब बॉडी की वेलोसिटी जीरो है, जो कि हमें यहाँ पे केस गिवन था, तो हमारा ग्राफ क्या बना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और दूसरा हमने उल्टा करके क्या समझा कि जब हमारा ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस होए तो इट्स क्लियर फ्रॉम दिस ग्राफ दैट इज हमारी वेलोसिटी जीरो होएगी। सेकंड केस हमारे पास यहाँ पे क्या है, when body is moving within यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मैंने आपको चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में बताया था क्या होता है जब बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। यही एग्जांपल मैंने आपको वहां पे भी दी थी इस कार की, कि ये कार जैसे यहाँ पे 4 माइनस जीरो, तो डिस्टेंस क्या हो गया, 4 माइनस जीरो इज इक्वल्स टू 4 मीटर। अगेन यहाँ पे 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4 मीटर, और यहाँ पे 12 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4 मीटर। तो बॉडी हर 2 सेकेंड के इंटरवल में 4 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। सो आई कैन से दैट दिस कार इज मूविंग इन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। सेम इंफॉर्मेशन को मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा है कि 0 सेकेंड पे बॉडी की जो डिस्टेंस कवर करा था वो क्या था, जीरो, और t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे बॉडी कहाँ पहुंच गई, 4 मीटर पे।
और 4 सेकंड पे बॉडी कहाँ पहुंच गई, 8 मीटर पे, और 6 सेकंड पे बॉडी कहाँ पहुंच गई, यहाँ 12 मीटर से। यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने रेफरेंस पॉइंट लिया है, तो यहाँ से सारे डिस्टेंस मेजर करें ऐसे, ठीक है। तो इसको हम ग्राफिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जब टाइम 0 था तो बॉडी कहाँ थी, यहीं पर थी। जब टाइम 2 सेकंड हो गया तो बॉडी कहाँ पहुंच गई, 4 मीटर पे। तो यहाँ पे मैंने पैरेलल जाना है और देखना 4 मीटर कहाँ है, यहाँ पे देखिए। तो ये वाला पॉइंट आ गया मेरे पास। सिमिलरली 4 सेकंड पे बॉडी कहाँ पहुंच गई, 8 मीटर पे। 8 कहाँ है, यहाँ पे, ये देखिए, फाइन। सिमिलरली 6 सेकंड पे बॉडी कहाँ पहुंच गई, 12, ये देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे। अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को जो मैंने यहाँ पे मार्क करे हैं इनको मिलाऊं, आई गेट अ स्ट्रेट लाइन। सो ये वाली स्ट्रेट लाइन मैं इसको ओ बोल देती हूँ और इसको ए। सो ये वाली ओ ए लाइन मेरी क्या आ गई, स्ट्रेट लाइन। और यहाँ से आपने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, दैट इज इन यूनिफॉर्म मोशन पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या, एक स्ट्रेट लाइन मिली थी। हम अपने पोजीशन टाइम ग्राफ से किसी भी पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी या उसकी स्पीड फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ से मैं ग्राफ से स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मुझे मिल सकता है। कैसे, लेट्स सी। यहाँ पे मैंने एक यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ लिया है, तो ये स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स मार्क करे हैं, से मुझे यहाँ पे मैं इसको ए पॉइंट बोल देती हूँ, इसको बी। तो मुझे ए से बी पॉइंट के इंटरवल में बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड फाइंड करनी है। तो मैंने देखा कि ए पॉइंट पे बॉडी कहाँ पे टाइम क्या था, तो यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा तो मेरे पास t1 आ गया, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने से मुझे बॉडी की पोजीशन पता चल गई, दैट इज s1। सेम थिंग मैंने बी पॉइंट से करी, वहाँ पे मैंने टाइम को t2 से रिप्रेजेंट करा और डिस्टेंस को मैंने s2 से रिप्रेजेंट करा। तो a और b के बीच में मेरा टाइम क्या हो गया, टाइम कितना ले रही है बॉडी, टाइम चेंज इंटरवल क्या आ गया, t2 माइनस t1। एंड डिस्टेंस बॉडी ने क्या चेंज करा, s2 माइनस s1। तो मेरे पास स्पीड क्या आ जाएगी, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, क्योंकि स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले रही हूँ y एक्सिस पे, यहाँ पे मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी v, वो भी क्या हो जाएगी फिर s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। इसको हम एक ही वाले ग्राफ से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए, मान लो मुझे बॉडी की वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो मैं कोई भी एक इंटरवल ले लूँगी। यहाँ पे मैंने ये वाला इंटरवल ले लिया, तो इस इंटरवल में मुझे पता है यहाँ पे टाइम क्या है, इज इक्वल्स टू t2 माइनस t1। वो मेरे पास क्या है, t2 क्या है यहाँ पे 6 इसके कोरिस्पॉन्डिंग, और t1 क्या है यहाँ पे 4 इसके कोरिस्पॉन्डिंग। तो क्या आ गया, 6 माइनस 4 दैट इज 2 सेकेंड। और मेरे पास डिस्टेंस क्या आएगा, s2 माइनस s1। s2 क्या होएगा, t2 के कोरिस्पॉन्डिंग जो पोजीशन होएगी दैट इज 12 हेयर, यहाँ पे 12 लिखूंगी। और s1 क्या है, इस t1 के कोरिस्पॉन्डिंग डिस्टेंस, तो वो क्या है मेरे पास 8। तो 12 माइनस 8 दैट इज 4 मीटर। तो मेरे पास स्पीड या बॉडी की वेलोसिटी क्या आ गई, 4 डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। सो हम अपने पोजीशन टाइम ग्राफ से बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड फाइंड कर सकते हैं। कैसे, वो मैंने आपको इस एग्जांपल के थ्रू बता दिया। और मैंने आपको बताया है कि यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी की वेलोसिटी हमेशा क्या कांस्टेंट रहती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसकी स्पीड, क्योंकि वो यहाँ पे इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी यही होएगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बार बार बताया दोनों का मैग्नीट्यूड का क्या होता है, सेम होता है। तो अगर मुझे इस चीज़ को प्रूव करना है कि यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो मैं कोई और इंटरवल देखती हूँ, सी दिस इंटरवल फ्रॉम हेयर टू हेयर। यहाँ पे बॉडी ने कितना इंटरवल था हमारा, टाइम
4 - 2 दैट इज 2 सेकेंड। सिमिलरली यहाँ पे बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर करा, 4 से 8 मीटर तक। तो डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, जो हमारे डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, 8 - 4 दैट इज 4 मीटर। तो मुझे यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या मिल जाएगा, 4 डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जब अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है। जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल में यहाँ पे इंटरवल्स क्या है, 2 सेकेंड के इंटरवल्स लिए हैं। बॉडी ने यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर करा, 1 - 0 दैट इज 1 मीटर। यहाँ पे कितना करा, 10 - 1 दैट इज 9 मीटर। और इस इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर करा, 25 - 10 दैट इज 15 मीटर। यहाँ से ये 25 - 10, क्योंकि फर्स्ट इंटरवल में बॉडी ओ से ए तक मूव करी, देन बॉडी दूसरे इंटरवल में ए से बी तक मूव करी, और थर्ड इंटरवल में बी से सी तक मूव करी। तो यहाँ पे देखिए, पहले उसने 1 मीटर कवर करा, दूसरे इंटरवल में 9 मीटर, और तीसरे इंटरवल में बॉडी ने 15 मीटर डिस्टेंस कवर करा। तो बॉडी हर इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ के लिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट डेटा लिया है। अब हम इस डेटा को यहाँ पे कैसे मार्क करेंगे, 0 सेकेंड पे बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर करा, 0, तो बॉडी यहाँ पर थी। अगेन यहाँ पे 2 सेकेंड में बॉडी ने कहाँ पे कितना, 1 मीटर डिस्टेंस कवर करा। तो 2 सेकेंड में यहाँ पे बॉडी 0 और 2 के बीच में यहाँ पे मुझे 1 मिलेगा। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पे 0 1 आया होगा यहाँ पे कहीं, और यहाँ पे 2 आया होगा। तो इन दोनों के बीच में मुझे 1 मिला, तो यहाँ पे मार्क हो गया। अगेन बॉडी ने नेक्स्ट 2 सेकेंड में दैट इज 4 सेकेंड पर बॉडी कहाँ पे थी, 10 सेकेंड पे। तो 10 सेकेंड मेरे पास कहाँ पे है, यहाँ पे, ये वाला पॉइंट। और 6 सेकेंड पे बॉडी कहाँ पे थी, 15 मीटर पर। 15 कहाँ पे, 16 के यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे स्टूडेंट 14 आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि हम 2 का इंक्रीज ले रहे हैं ना, 0 2 4 6 8 10 12, तो यहाँ पे 14। तो 15 कहाँ पे आएगा, 14 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे, है ना। तो ये वाले मार्क्स आ गए हमारे। तो अब हम जब इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो देखते हैं हमारा ग्राफ कैसे बनता है। यहाँ से यहाँ तक, अगेन यहाँ से यहाँ तक, एंड देन यहाँ तक, ठीक है। तो हमने पहले जो ग्राफ स्टडी करे, इसका नेचर उन ग्राफ से क्या है, डिफरेंट है, और ये कोई लीनियरली कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, बॉडी एक इंटरवल में कोई और डिस्टेंस कवर करती है, दूसरे में कोई और। तो बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती, कभी कुछ होती है बॉडी की वेलोसिटी, कभी कुछ। जैसे मैंने आपको पहले वाले केस में बताया था कि किसी भी 2 इंटरवल में जैसे हमने फाइंड भी करी थी, वेलोसिटी क्या आई थी, सेम। लेकिन यहाँ पे अब हम कोई भी 2 इंटरवल लें, अगर यहाँ से इसका लें, इनमें वेलोसिटी देखेंगे, और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो वेलोसिटी सेम नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं बॉडी, हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी, मैग्नीट्यूड 14 - 10 दैट इज 4, और टाइम कितना लिया यहाँ से, 6 - 4, ये वाला 2। तो बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इस इंटरवल में अगर देखें हम, यहाँ से यहाँ तक बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, 10 माइनस, यहाँ पे ले रहे हैं ना हम ये वाला, तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट था 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1 10 - 1 अपॉन टाइम कितना है, 4 - 2 दैट इज 2, 9/2 मीटर पर सेकेंड, और 4.5 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और थी, यहाँ पे कुछ और है। तो हम बोल सकते हैं बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पोजीशन टाइम ग्राफ खत्म होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलोंग डिस्टेंस कवर कर रही होती है तो उसकी वेलोसिटी में जो वेरिएशंस टाइम के साथ आती हैं उनको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन का केस है। इसके लिए हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज टाइम उसको एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो यहाँ पे वेलोसिटी है उसको हमने वाई एक्सिस के अलोंग लिया है। फर्स्ट केस हम यूनिफॉर्म मोशन का ले रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन में आपको पता है बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करती है, तो बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। सेम डाटा हमें यहाँ पे दिया गया है। हमें टेबल में क्या गिवन है कि 0 सेकंड पर बॉडी की वेलोसिटी क्या थी 4 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड पे भी उसकी वेलोसिटी सेम रही। टाइम इंक्रीज कर रहा है लेकिन बॉडी की जो वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रह रही है, तो ये हमारे पास क्या है यूनिफॉर्म मोशन है। अब इसको हम यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसे समझते हैं। 0 सेकंड पे बॉडी की वेलोसिटी क्या थी 4, हेयर 2 सेकंड पे भी बॉडी की वेलोसिटी क्या है 4, तो हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे, ये 4 आ गया। अगेन 4 सेकंड पे भी 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, 6 सेकंड पे भी, 8 सेकंड पे भी और 10 सेकंड पे भी बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट रह रही है, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। अभी अगर मैं इन पॉइंट्स को मिला दूं आई विल गेट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हमें पता चल गया कि जो हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो हमारा जो एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि यूनिफॉर्म मोशन का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के अंडर एरिया आता है, ये वाला एरिया, वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। हम इसको समझते हैं कैसे। इसके लिए मैंने सेम ग्राफ यहाँ पे लिया है बट इन जनरल फॉर्म। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये देखिए ये वाला एरिया, इसकी हम बात कर रहे हैं कि ये एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, उसे समझते हैं कैसे। यहाँ पे ये मेरे पास एक रेक्टेंगल बन रही है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है क्या होता है, इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पे इसकी लेंथ क्या है OC जो कि AB के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे OC लिख रही हूँ, इनटू ब्रेथ क्या है हमारे पास OA जो कि हमारे पास CB है। दोनों ब्रेथ हैं, दो एक दूसरे के इक्वल हैं, इसको मैं OA लिख रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करूँ, यहाँ पे मैंने माना है कि O पॉइंट पे इनिशियली बॉडी 0 टाइम पे यहाँ O पर थी और उसकी वेलोसिटी क्या थी 0 थी, लेकिन जब बॉडी T टाइम इंटरवल पे मैंने देखा तो बॉडी की वेलोसिटी यहाँ पे देखिए क्या हो गई V, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास OC क्या आ गया T और OA क्या है V। नाउ हमें पता है हमारे पास वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, जिसको मैं S अपॉन T लिख सकती हूँ। अगर मैं T को दूसरी साइड ले जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा S इज इक्वल्स टू V इंटू T। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूँ देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मेरे पास एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आ गया इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी में इंक्रीज होएगा चाहे डिक्रीज होएगा वो इक्वल अमाउंट से होएगा। अब स्टूडेंट्स हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हमने ये वाली इंफॉर्मेशन ली है इस टेबल में। टाइम 0 सेकंड पे बॉडी की वेलोसिटी हमारे पास 1 थी। आप देखिए टाइम को हमने 2-2 सेकंड के इंटरवल्स लिए हैं, 0 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड एंड देन 10 सेकंड। और वेलोसिटी हमारी क्या है, यहाँ पे देखिए 3 - 1 दैट इज
2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज हुई। यहाँ पे अगेन 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड। अगेन यहाँ पे भी 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड। सो वेलोसिटी जो हमारी है वो इक्वल इंटरवल से इंक्रीज हो रही। सो वेलोसिटी हमारी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से इंक्रीज हो रही है। सो ये हमारे पास एग्जांपल किसकी है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। इसको हम यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। जब हमारे पास टाइम 0 सेकेंड था तो बॉडी की वेलोसिटी क्या थी 1। सो यहाँ से हम 0 टाइम से ऊपर जाएंगे तो 1 यहाँ पे आ गया। जब हमारे पास टाइम 2 सेकेंड हुआ तो बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई 3, तो यहाँ पे आ गई, ऐसे आप देख सकते हो। 4 सेकेंड पे बॉडी की वेलोसिटी क्या हुई 5, तो यहाँ से हम यहाँ पे पैरेलल जाएंगे वाई एक्सिस के। 5 कहाँ आ रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया। अगेन 6 सेकेंड पे बॉडी की वेलोसिटी क्या है हमारे पास 7, और 8 सेकेंड पे क्या है इट्स 9, और 10 सेकेंड पे बॉडी की वेलोसिटी हमारे पास क्या है 11। सो हमारे पास ये वाले पॉइंट्स आ गए। ठीक है, अब हम इन पॉइंट्स को मैच करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इस पॉइंट को आपने हमेशा याद रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का नेचर क्या होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अभी हम इसको फर्दर समझते हैं। हमने अभी पीछे वाले केस में समझा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया इनक्लोज्ड होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के अंडर, ये वाला एरिया, ये हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, इसको हम समझते हैं कैसे। इसके लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए जनरल केस लिया है। यहाँ पे जो मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसको मैंने ओ ए से रिप्रेजेंट करा है। अब मैं देखती हूँ कि मान लो कि हमारा t1 टाइम पे बॉडी क्या थी, उसकी वेलोसिटी v1 थी। ठीक है, इस ओ पॉइंट से मैंने इसको रिप्रेजेंट करा है। और t2 टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी v2 हो गई। सो बॉडी का मोशन ओ ए लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो एरिया कौन सा हो रहा है ओ ए ग्राफ और टी एक्सिस के अंडर, ये वाला एरिया। ठीक है, अभी हम इस एरिया को समझेंगे। मैंने आपको बताया था एरिया किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट और एरिया क्या होता है हमारे पास, लेंथ। अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, ये वाला एरिया हमने लेना है ना। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ एक्स एक्सिस के, तो यहाँ पे मेरे पास एक तो ये वाली ट्रायंगल बन रही है, इसको मैं ई पॉइंट दे देती हूँ नाम। तो एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए, ये ओ है, ठीक है, ओ ए ई प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ई बी, ओ ई सी बी। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल का एरिया और ये वाली रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास टोटल एरिया दे रहा है जो कि डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होएगा। अगर मैं इनकी वैल्यूज पुट करूँ, यहाँ पे आ जाते हैं हम। सो एरिया मेरे पास टोटल क्या हो गया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस, बेस मेरे पास क्या है ओ ई, बेस इंटू हाइट क्या है ये वाली ए ई। ठीक है, ये रेक्टेंगल ट्रायंगल का एरिया हो गया। प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है ये वाली ओ ई पैरेलल और इक्वल्स टू बी सी है, तो यहाँ पे मैं बी सी भी लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल की लेंथ है। और ब्रेड्थ हमारे पास क्या है ये वाली ओ बी एंड ई सी। तो मैं इसको यहाँ पे कुछ भी दोनों में से ले लूँ, मैं ओ बी ले रही हूँ। ठीक है, अभी मैं इनकी वैल्यूज अगर पुट करूँ, हाफ इंटू ओ ई की वैल्यू मेरे पास क्या है ये वाली T2 माइनस T1, दिस मच माइनस दिस मच, T2 माइनस T1 इंटू ए ई मेरे पास क्या है हाइट, ये वाली V2 माइनस V1। ठीक है, ये आ गया। प्लस रेक्टेंगल का एरिया क्या है हमारे पास
लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, अगेन T2 माइनस T1 इंटू ओ बी की वैल्यू क्या है B1, ये वाली यहाँ से ग्राफ से, ठीक है V1। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, एरिया, जो कि मेरे पास डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। स्टूडेंट सेम कंसेप्ट को हम इस ग्राफ पे अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा एरिया क्या होएगा, ये पूरा एरिया जो मैंने आपको पहले भी बताया था, हम इसको नाम दे देते हैं ओ ए बी सी, ठीक है, ये वाला एरिया। अभी देखिए यहाँ पे अगर मैं एक्स एक्सिस पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ, इसको ई नाम दे दूँ, तो ये वाली तो मेरे पास ट्रायंगल ही बन रही है, ठीक है, और यहाँ पे ये मेरे पास रिक्टेंगल बन रही है। इन दोनों का एरिया सम करूँगी तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। चलो देखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट इस ग्राफ में बॉडी ने t इज इक्वल्स टू 0 टू t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड, राइट, 10 सेकेंड पे कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करी। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी वाली, ए ई बी प्लस एरिया ऑफ रिक्टेंगल ओ ए ई सी। सो पहले हम देखते हैं ट्रायंगल का एरिया क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इसका क्या है ए ई इंटू हाइट क्या है ये वाली बी ई, ठीक है। तो ये मेरे पास ट्रायंगल का एरिया हो गया, और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है यहाँ पे ओ सी, और ब्रेड्थ क्या है हमारे पास ओ ए, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज पुट करके देखते हैं। हमारे पास ए ई की वैल्यू क्या है, जो कि ओ सी के इक्वल है, दैट इज 10, और बी ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वाली यहाँ पे बी ई मेरे पास है 11 माइनस 1, दैट इज 10। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, बी के कोरिस्पॉन्डिंग 11 है और ई के 1, तो बी ई क्या हो गया 11 माइनस 1, दैट इज अगेन 10, ठीक है। ये आ गया ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया, और रेक्टेंगल के एरिया के लिए ओ सी क्या है मेरे पास 10 इंटू उसकी ब्रेड्थ क्या है हमारे पास ओ ए, दैट इज 1। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 50 प्लस ये 10 हो गया, दैट इज 60 मीटर। सो बॉडी ने टोटल यहाँ पे जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करा, दैट इज 60 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास केस है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, जिसके लिए हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी ये वाली एग्जांपल दी थी कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब, कि बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होएगी या डिक्रीज होएगी बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, हमने 1 सेकेंड के इक्वल इंटरवल्स लिए हैं। फर्स्ट 1 सेकेंड के इंटरवल में बॉडी की एक्सेलरेशन 1 थी, दूसरे 1 सेकेंड के इंटरवल में एक्सेलरेशन 4 हो गई। तो बॉडी की एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट नहीं रह रही, इसको हम नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। इसके लिए मैंने ये वाले ग्राफ का डेटा यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, 0 सेकेंड पे बॉडी की वेलोसिटी क्या थी 0, 2 सेकेंड पे क्या हो गई 1, तो बॉडी में जो वेलोसिटी में चेंज आया वो क्या हो गया 1 माइनस 0, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे तीसरे इंटरवल में बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई 4, तो चेंज क्या हो गया 4 माइनस 1, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली यहाँ पे 7 माइनस 4, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं हुआ। और यहाँ पे 12 माइनस 7, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, और लास्ट 14 माइनस 12, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं हमारे पास टाइम इंटरवल तो 2 सेकेंड का है हर केस में, लेकिन जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं रह रही, वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ठीक है, या सेम रह रही है। तो ये वाला मेरा कौन सा केस होता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। तो चलिए इस डेटा को हम यहाँ पे इस ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। 0 सेकेंड पे बॉडी की वेलोसिटी भी क्या थी 0, तो एक पॉइंट मेरा ये आ गया। 2 सेकेंड पे बॉडी की वेलोसिटी क्या थी 1, ये वाली, ठीक है। 4 सेकेंड पे बॉडी की वेलोसिटी हो गई 4, तो यहाँ पे 3 एंड 5 के बीच में यहाँ पे 4 होएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ इसको यहाँ पे।
अगेन 6 सेकंड पे बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई 7, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ठीक है। अगेन 8 सेकंड पे बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई 12 मेरे पास यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मैं दो का इंक्रीज कर रही हूँ तो यहाँ पे 13 आएगा, यहाँ पे कहीं पे 15 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पे मेरे पास मैंने 12 देखना है तो इनके बीच में कहीं पे यहाँ पे 12 आ गया, और यहाँ पे ये वाले मेरे पास सारे पॉइंट्स आ गए, और 10 सेकंड पे क्या है बॉडी की वेलोसिटी 14, जो कि मेरे पास 13 और 15 के बीच यहाँ पे कहीं होगी, ठीक है दिस। तो अगर मैं इन ग्राफ्स को मिलाऊं, पहले तो ये हो गया, फिर ये मैच कर रहा है, फिर ये अगेन दिस। तो बॉडी का जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, उसकी कोई भी शेप हो सकती है, वो कोई लीनियरिटी फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारे पास जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन था उसमें तो हमारा ग्राफ क्या था स्ट्रेट लाइन, लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एनी शेप हो सकती है, कुड बी वेलोसिटी टाइम ग्राफ of non-uniformly accelerated motion could be of any shape. नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन में आपको इनकी डेरिवेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है, और इनसे आपको न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन होता क्या है, इसमें हम बॉडी की एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम, उसमें रिलेशंस फाइंड करते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दैट इज हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कंसीडर करते हैं। इसका क्या मतलब कि बॉडी की एक्सेलरेशन थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल दिस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी को हमने u से रिप्रेजेंट कराया है, और टाइम t पे बॉडी की वेलोसिटी को हमने दैट इज फाइनल वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट करा है, और इस टाइम में दैट इज 0 सेकेंड से t सेकेंड में बॉडी ने s डिस्टेंस कवर करा है। तो इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज में जो हम रिलेशंस ड्राइव करेंगे उनको इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन relates velocity with the time, so it is known as velocity time relation. It says final velocity v is equals to u plus at. Second is position time relation. Why? Because it represents the relation between position and time. It says s is equals to ut plus half at square. And third and the final is 2as is equals to v square minus u square. It is known as position velocity relation. Why? Because here we are giving relation between distance covered and velocity. अभी इन इक्वेशंस को आपको इनके नाम के साथ साथ याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसे भी बोला जा सकता है दैट ड्राइवर रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम और ड्राइवर वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इक्वेशंस की डेरिवेशन के लिए हम यहाँ पे ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, जो हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि बॉडी हमारी इनिशियली u वेलोसिटी से मूव कर रही थी, आफ्टर टाइम t उसकी वेलोसिटी v हो गई। तो यहाँ पे ए बी लाइन हमारे पास बॉडी का मोशन रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे मैंने B से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा BC, और B से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करा BD। इस ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पे A से x एक्सिस पर DB के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी AE। सो यहाँ पे मेरे पास ABE एक ट्रायंगल बन गए, जिसमें मैंने ये एंगल थीटा कंसीडर करा है। अभी हम आएंगे कि ये सब हमने क्यों करा। आप ये भी देख सकते हैं कि OC, AE एंड DB हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं और इनकी लेंथ इक्वल है, दैट इज इक्वल्स टू T। दिस लेंथ क्या है हमारे पास T। और सिमिलरली हमारे पास OA पैरेलल है CE के, जिसकी लेंथ हमारे पास U है, क्योंकि A पर बॉडी की वेलोसिटी कितनी थी U।
सिमिलरली ओ डी हमारे पास बी सी के पैरेलल है, जिसकी लेंथ हमारे पास है v, क्योंकि डी पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी हमारे पास v हो गई। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन के डेरिवेशन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम स्लोप का कंसेप्ट यूज करेंगे। स्लोप हमें ट्रिग्नोमेट्री से पता है। किसी भी ट्रायंगल, यहाँ पे जैसे हम ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ए ई बी, स्लोप क्या होती है उसकी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ट्रायंगल ए ई बी में हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, बी ई, और बेस हमारे पास है ए ई। यहाँ तक आपको क्लियर होएगा। अब यहाँ पे हम स्लोप क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें पता है उसकी स्लोप हमें एक्सेलरेशन देती है, जिसको यहाँ पे मैं ए के साथ लिख रही हूँ। सिमिलरली बी ई हमारे पास क्या है, दिस टोटल लेंथ दैट इज बी सी माइनस दिस लेंथ दैट इज ई सी। मैं इनको यूज क्यों कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि इनकी वैल्यूज मुझे पता है, दैट इज वी एंड यू। सिमिलरली मेरे पास बेस दैट इज ए ई, वो किसके पैरेलल है और इक्वल है ओ सी के, तो यहाँ पे मैं ओ सी को लिख रही हूँ। यहाँ पे मैं इनकी वैल्यूज पुट करूंगी। बी सी की वैल्यू मेरे पास क्या है, वी, और ई सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, यू, और ए सी मेरे पास क्या है, टी। अभी मैं t को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास होएगा ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, और अगर मैं u को इधर ले आऊँ तो वो पॉजिटिव का हो जाएगा, u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू वी। अब मैं राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड को अगर इंटरचेंज कर दूं तो आई कैन राइट v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यही हमारे पास क्या है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इस इक्वेशन को आपने याद रखना है, क्योंकि दूसरी और तीसरी इक्वेशन के डेरिवेशन में हम इसको यूज करेंगे। आपको मुझे आई होप आपको क्लियर होएगा। मैं फिर भी आपको एक बार फिर इसको सम अप कर देती हूँ कि हमने अब तक क्या करा। इसमें हमने यहाँ पे स्लोप को यूज करा। स्लोप आपको पता है किसी भी ट्राइंगल में उसका tan थीटा होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल है ए ई बी, तो इसका परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, बी ई, अपॉन बेस क्या है हमारे पास, ए ई, जो कि ओ सी के पैरेलल है। तो इसकी लेंथ हमारे पास हो गई टी, और बी सी हम क्या लिख सकते हैं, बी, और बी ई को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी माइनस ई सी, जो कि हमारे पास वैल्यूज पुट करने के बाद बी माइनस यू आ गया, और टर्म्स को हमने इधर उधर इंटरचेंज करके लिख के फाइनली हमारे पास b इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी फाइनल इक्वेशन आ गई। स्टूडेंट्स, हम अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज पोजीशन टाइम रिलेशन, इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया टोटल डिस्टेंस कवर्ड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ए बी ग्राफ हमारा क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके अंडर एरिया क्या होएगा, ये सारा एरिया, this much, that is OABC। सो हमें ये एरिया फाइंड करना है पोजीशन टाइम रिलेशन को फाइंड करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। एरिया OABC, ये एरिया आप फिगर से देख के क्लियरली बता सकते हैं कि किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाली इस ट्रायंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी वाली, ए ई बी, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सी, ओ ए ई सी। अभी हमें पता है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो यहाँ पे बेस हमारे पास क्या है, ए ई, और हाइट क्या है हमारे पास, सॉरी मल्टीप्लाई, हाइट क्या है बी ई, और प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ क्या है, ओ सी, विच इज इक्वल्स टू ए ई। ये हमारे पास लेंथ्स हैं, इनमें से कोई भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे ओ सी लिख रही हूँ, इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ क्या है हमारे पास, ओ ए एंड सी ई। सो यहाँ पे मैं ओ ए लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि हमारे पास वैल्यूज को समझना इजी हो जाए। सो हाफ
AE की वैल्यू मेरे पास OC के इक्वल है, दैट इज T। और BC जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन में करा था, BC हमारे पास क्या है, BE इज इक्वल्स टू BC माइनस EC विच इज इक्वल्स टू BC हमारे पास V है और EC क्या है हमारे पास U। तो यहाँ पे मैं यही वैल्यू लिख रही हूँ, V माइनस U प्लस OC की वैल्यू मेरे पास क्या है, T इंटू OA क्या है मेरे पास U। और यहाँ पे मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करी थी, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें अगर मैं u को लेफ्ट साइड पे ले जाऊं तो आई कैन राइट v माइनस यू इज इक्वल्स टू AT। सो सेकेंड इक्वेशन को मैं अगर यहाँ पे यूज करूं, सो आई कैन राइट हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू की क्या वैल्यू है, AT प्लस यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, UT। तो यहाँ पे t इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, सो आई कैन राइट इट हाफ AT स्क्वायर प्लस UT। और लेफ्ट साइड पे मेरा एरिया है जो कि मैंने आपको बताया डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। सो S इज इक्वल्स टू ये वाली ये आ गया हमारे पास, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो कि हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन। आई होप आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज पोजीशन टाइम रिलेशन की डेरिवेशन समझ आई होगी। मैं आपको एक बार फिर से इसको सम अप कर देती हूँ। हमें पता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एरिया हमारे पास क्या था, ये वाला OABC। इसको मैं अगर देखूं तो ये क्या एरिया है, टोटल एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल AEB प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल दैट इज OAEC। सो इसी को मैंने यूज करा। यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया होता है हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो उसकी वैल्यूज पुट करी, और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, उसकी वैल्यूज पुट करी। और यहाँ पे मैंने BE की वैल्यू को BC और EC की फॉर्म में लिखा, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके यहाँ पे B माइनस यू की वैल्यूज पुट करी, और यहाँ पे टर्म्स को रीशिफ्ट करके हमारे पास S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर दैट इज पोजीशन टाइम रिलेशन आ गया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन 2AS इज इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। हम सेम पीछे वाला ही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कवर्ड हमें उसके एरिया से पता चलता है, दैट इज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। सो इसके लिए हम यहाँ पे ये OABC ये वाला एरिया फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे एज यू कैन सी OABC हमारे पास ट्रिपीजियम है। ट्रिपीजियम के कंसेप्ट को पहले समझते हैं। ट्रिपीजियम एज यू कैन सी जिसकी दो कोई भी साइड्स पैरेलल होती हैं, जैसे यहाँ पर OA इज पैरेलल टू BC, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू इट्स हाइट। सो यहाँ पे पैरेलल साइड्स हमारे पास BC एंड OA है, उनकी लेंथ A एंड B है, और हाइट हमारे पास H है। सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ इंटू A प्लस B इंटू H। सो सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे इसकी डेरिवेशन के लिए। सो डेरिवेशन, यहाँ पे हम कौन सा ट्रेपीजियम ले रहे हैं, ट्रेपीजियम OABC। एरिया, इसका एरिया क्या होएगा हमारे पास, हाफ इंटू, हमारे पास क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यहाँ पे पैरेलल साइड्स हमारे पास OA है एंड CB है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी
हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ओ ए प्लस बी सी इंटू हाइट कौन सी है यहाँ पे, ये वाली ओ सी। इनकी वैल्यूज पुट करूं मैं अगर यहाँ पे हाफ इंटू यहाँ पे ओ ए की वैल्यू क्या है u और प्लस बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास v, और हमारे पास ओ सी की वैल्यू क्या है t। तो यहाँ पे एरिया जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या होता है हमारे पास, एरिया इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं इसको s के साथ लिख रही हूँ, हाफ u प्लस v इंटू। सो एरिया मैंने बताया था आपको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया किसको, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे मैंने s को लिखा। अगेन यहाँ पे हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे जिसमें हमने पढ़ा था v इज इक्वल्स टू फ्रॉम वेलोसिटी टाइम रिलेशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। सो यहाँ से u को अगर मैं उस साइड ले जाऊँ तो यहाँ पे a आ गया और टाइम की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ v माइनस यू अपॉन टी। सो इसको यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को a मार्क कर देती हूँ और इस इक्वेशन को b मार्क कर देती हूँ यूजिंग b इन a। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, s इज इक्वल्स टू हाफ u प्लस बी और t की वैल्यू पुट कर रही हूँ v माइनस यू अपॉन a। अभी मुझे पता है हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी, a माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसी को यूज करके मैं लिख सकती हूँ s इज इक्वल्स टू हाफ u प्लस बी, u माइनस बी, सो यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। और यहाँ पे अगर मैं 2as को दूसरी साइड ले जाऊं तो मैं लिख सकती हूँ 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो कि हमारे पास वेलोसिटी, जो कि हमारे पास पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप आपको समझ आया होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बार सम अप कर देती हूँ। तो यहाँ पे हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का कंसेप्ट यूज करा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व हमें डिस्टेंस देता है उसको यूज करा। सो हमने पहले समझा कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, दैट इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। सो यहाँ पे हमने ये वाला ओ ए बी सी ट्रेपीजियम में ये वाला फॉर्मूला लगा के हमारे पास इक्वेशन ए आई, राइट। सो यहाँ पे हमने फिर वेलोसिटी टाइम रिलेशन को यूज करके टर्म्स को शिफ्ट करके बी इक्वेशन ड्राइव करी। इन दोनों को यूज करके हमने t की वैल्यू पुट करी और यहाँ तक पहुँचे। इसके बाद हमने ये वाला रिलेशन मैथमेटिक्स का यूज़ करा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। सो यहाँ पे इसको यूज़ करके टर्म्स को शिफ्ट करके हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन आ गया। मोशन चैप्टर का हमारे पास लास्ट टॉपिक है दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझने के लिए हम पहले समझते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होएगा, बॉडी एक सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव करेगी और हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि मान लो ये वाली कोई बॉडी है ऐसे मूव करेगी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो बॉडी का जो डिस्टेंस होता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट रहता है और इस पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं। तो ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस इसका क्या होएगा, रेडियस ही होएगा और सर्कल का रेडियस हमेशा सेम ही होता है हर डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या होगी हमारे पास डेफिनेशन सर्कुलर मोशन की। अभी जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट हमें समझना है दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट आपको यहाँ पे मैं एक केस देती हूँ, आप समझो
कि ऐसा कौन सा केस होएगा जिसमें बॉडी की स्पीड तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज होएगी। मैंने आपको बताया था वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, स्पीड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। तो बॉडी की वेलोसिटी है वो किन किन केसेस में चेंज हो सकती है, जा तो स्पीड चेंज हो रही हो मीन्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, जा उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही हो, या दोनों ही साथ में चेंज हो रही हो। लेकिन मैंने आपको ये कौन सा बताया आपको केस कि बॉडी की स्पीड सेम रह रही है लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अगर बॉडी एक रेक्टेंगुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मैं ले रही हूँ, ठीक है, तो बॉडी मान लो उसकी हमेशा स्पीड क्या है, कांस्टेंट रह रही है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम थी, यहाँ पे पूरे पाथ के अलोंग बॉडी की स्पीड कांस्टेंट रह रही है लेकिन उसकी डायरेक्शन यहाँ पे 4 बार चेंज हुई, ठीक है। यहाँ पे चेंज हुई एक बार, फिर यहाँ पे चेंज हुई, फिर यहाँ पे चेंज हुई और फिर यहाँ पे। सिमिलरली स्केयर के केस में अगर बॉडी किसी स्केयर के अलोंग मूव कर रही है तो उसकी भी डायरेक्शन 4 पॉइंट्स पे, इसके 4 कॉर्नर्स हैं वहाँ पे चेंज होएगी, ठीक है। अगर मैं ट्रायंगल का केस लूँ तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स ऐसे होंगे जब बॉडी की डायरेक्शन है वो चेंज होएगी मीन्स उसकी वेलोसिटी चेंज होएगी, लेकिन मैं यहाँ मान रही हूँ कि उसकी स्पीड सेम रह रही है। लेकिन अगर मैं एक सर्कल की एग्जांपल लूँ, सर्कल ऐसा है जहाँ पे हर पॉइंट पे बॉडी की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है। डायरेक्शन को कैसे, आप यहाँ पे कोई भी टेंजेंट ले लो, ठीक है, यहाँ पे फिर ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये टेंजेंट लेना है, ठीक है आपने, तो ये हो गया। अगर यहाँ पे देखूँ तो मीन्स हर पॉइंट पे बॉडी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, मीन्स बॉडी की वेलोसिटी सर्कुलर पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे चेंज होती है। तो सर्कल के केस में जो ये वाला डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट्स के बीच में, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होती है, वो इनफाइनाइटली ज़ीरो हो जाता है। और ठीक है, तो और यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पे वेलोसिटी की बॉडी की चेंज हो रही होती है। इस केस को जहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है लेकिन उसका स्पीड क्या है वो कांस्टेंट रहता है, उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। सेम कंसेप्ट को यहाँ पे इस फिगर के थ्रू भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। बॉडी की वेलोसिटी, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शंस ड्रॉ करूँ तो हमें पता है ये वाली ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये वेस्ट होती है, ये नॉर्थ होती है और ये साउथ होती है। तो इस पॉइंट पे बॉडी की डायरेक्शन क्या थी, टुवर्ड्स ईस्ट, यहाँ पे नॉर्थ हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, टुवर्ड्स वेस्ट हो गई और यहाँ पे टुवर्ड्स साउथ। यहाँ पे ये तो हमने 4 पॉइंट्स लिए लेकिन हर पॉइंट पे बॉडी की डायरेक्शन क्या है, चेंज हो रही है। तो बॉडी हम बोल सकते हैं क्या है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेटेड मोशन में है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो कि मेरे पास स्पीड के इक्वल हो रहा है वो हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सा मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स ली हैं। पहली एग्जांपल है नीडल्स ऑफ अ क्लॉक और अ वॉच। अभी यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन तो आपको पता है ना, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, बॉडी इक्वल इंटरवल्स में क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है। अभी यहाँ पे देखिए, जब हमारी सुई है वो 12 से 1 के बीच में आएगी, ठीक है, या फिर 1 से 2 में जाएगी, या ऐसे किसी भी 2 नंबर्स के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आर हैंड के केस में ये 1 आवर को रिप्रेजेंट करते हैं और मिनट हैंड के केस में ये 5 मिनट्स, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो डिस्टेंस भी सेम है और हमारा इंटरवल भी आर हैंड के केस में 1 आवर रह रहा है। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन का केस है। और क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो सर्कुलर है तो यहाँ पे हम इस पाथ जो है वो सर्कुलर है तो हम इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं, ठीक है। सेकंड स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई केस है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का, ठीक है।
हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का क्या मतलब, अर्थ में किसी पोजीशन के विद रिस्पेक्ट इस सैटेलाइट की पोजीशन हमेशा कांस्टेंट रहेगी। लेकिन हमें पता है अर्थ क्या है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, ठीक है। अगर इस सैटेलाइट की वेलोसिटी इस अर्थ के जो अपने एक्सिस के अबाउट वेलोसिटी है उसके साथ सिंक्रोनाइज में ना रहे तो ये पोजीशन कहीं आगे निकल जाएगी और सैटेलाइट कहीं और रह जाएगा। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का काम तो नहीं कर पाएगा ना। तो इन दोनों की वेलोसिटीज को एक दूसरे के साथ सिंक करने के लिए हमें इसको एक पर्टिकुलर कांस्टेंट स्पीड देनी पड़ती है। सो ये भी हमारे पास क्या केस हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अभी सेम एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस। अभी ऐसा तो बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट हमारे पास केस है न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के मोशन का। अभी ऐसा तो नहीं है कि कुछ टाइम पे इलेक्ट्रॉन कोई एक स्पीड के साथ रिवॉल्व कर रहा है, दूसरे ही टाइम पे उसकी कोई और हो गई स्पीड। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है, कांस्टेंट रहती है। दूसरे किसी ऑर्बिट में अलग केस होएगा, सिमिलरली सो ऑन। सो ये भी हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एग्जांपल होगी। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमने अपने मोशन चैप्टर के कंसेप्ट्स को फिनिश करा है, आपने इनको रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के सॉल्व न्यूमेरिकल्स को समझेंगे।